हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपका सीपी सर आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को इंग्लिश का प्रारंभिक ज्ञान देना है जो संकोचवश दूसरे लोगों से इंग्लिश के डाउट्स को पूछने में नर्वस महसूस करते हैं या हिचकिचाते हैं। ये वीडियो उन ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और इस वीडियो के द्वारा वो लोग बिल्कुल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें इंग्लिश का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, या अगर वो ABCD जानते हैं तो ये उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये इंग्लिश ग्रामर का वैसे पहला वीडियो है। धीरे धीरे मैं आपके साथ इंग्लिश के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके डिस्कस करूंगा ताकि इंग्लिश के बारे में आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं, आपके संदेह क्लियर होते जाएं, साफ होते जाएं और आप एक अच्छा इंग्लिश समझ सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए हम एक निश्चित नियम बनाते हैं और यही नियम हमें उस वस्तु या उस ज्ञान के बारे में बताती है और यही ज्ञान तब विज्ञान कहलाता है। यानी कि जब नियमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, तो ठीक उसी तरह से ही ग्रामर भी एक तरह का विज्ञान है, भाषा का विज्ञान है, जिसके द्वारा हम एक निश्चित नियम के द्वारा एक वाक्य या शब्द को लिखना, पढ़ना या समझना और बोलना सीखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामर आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रामर इज अ साइंस ऑफ द लैंग्वेज. With the help of that, we learn to read, write and speak a language more effectively and accurately. यानी कि ग्रामर भाषा का एक विज्ञान है जिसकी मदद से हम किसी भी भाषा को अच्छी तरह से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। यानी उसको इफेक्टिवली मीन्स प्रभावपूर्ण ढंग से, एंड एक्यूरेटली माने शुद्ध ढंग से या सही ढंग से हम किसी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान ही ग्रामर कहलाता है या भाषा का विज्ञान कहलाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से एक निश्चित नियम के द्वारा ही वाक्य बंधे होते हैं, यानी वाक्यों में शब्दों का स्थान होता है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है, अ गुड स्टूडेंट रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स। अब इस वाक्य में यानी कि कई शब्द दिए गए हैं। एक शब्द ए है, दूसरा गुड है, तीसरा स्टूडेंट है, चौथा रिस्पेक्ट है, पांचवा हिज है और छठा टीचर्स है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को निश्चित स्थान पर रखा गया है, उनके उपयोग के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार सही ढंग से रखा गया है ताकि वाक्य का सही सही अर्थ निकले। तो इसी क्रम में देखते हैं कि ए क्या है। ए आप जानते हैं डिटर्मिनर है या आर्टिकल भी कहते हैं। गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर इसके बाद आते हैं रेस्पेक्ट्स वर्ड,
ये वर्ब है, इस वाक्य में मेन वर्ब का ये काम कर रहा है। फिर हिज है, हिज पर्सनल प्रोनाउन में आता है। इसके बाद में फिर लास्ट जो वर्ड है वो है टीचर। टीचर्स ये क्या है, ये भी नाउन शब्द है, लेकिन इस वाक्य में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब देखिए इस वाक्य में पहले क्या है, अ गुड स्टूडेंट, यानी ये इतना पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट का पार्ट कहलाता है। इसके बाद रिस्पेक्ट से लेकर के टीचर तक ये आपका प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। और इसमें देखिए आप जानते हैं किसी की विशेषता बताना, यानी कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो किसी के नाम के पहले, किसी भी नाउन वर्ड के पहले आता है। और इसके बाद में संख्या बताने का काम भी क्या होता है, उसके आगे आता है डिटरमाइन करने वाला, तो ए वर्ड है। तो ये सब नियमबद्ध ढंग से सारे शब्द रखे गए हैं, जिससे इनका अर्थ पूरा पूरा निकल रहा है कि एक अच्छा विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान करता है। अगर इसको हम अलग ढंग से देखें तो किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य क्यों ना हो, चाहे जैसा भी वाक्य हो, अगर हम अफर्मेटिव का वाक्य लेते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें 3 मुख्य शब्दों का प्रयोग करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी ये 3 शब्द सबसे मुख्य होते हैं। और इन वाक्यों में अगर हम देखें तो ये पहला वाक्य है, इसमें देखें तो इसमें भी क्या दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट स्टूडेंट है, फिर वर्ब आया है, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट आया है। अब इन शब्दों के आगे पीछे अन्य शब्द जुड़े हुए हैं जो सब्जेक्ट को कहीं पर हेल्प कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट के पहले या बाद में शब्द आए हैं जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अब देखें तो यहाँ पर क्या है आपका, पहले सब्जेक्ट आया स्टूडेंट, फिर वर्ब आया रेस्पेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया टीचर। और ये हिज टीचर के साथ में आया है, और अ गुड वर्ड आया है स्टूडेंट के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी नियमबद्ध ढंग से जब लिखा गया इस वाक्य को, तब ये एक पूरा वाक्य बनकर तैयार हुआ जिसका एक सही सही अर्थ निकला। अदरवाइज इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहता अगर हम इन शब्दों को आगे पीछे उठा के कर दे तो। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि हम इस रूल को अच्छी तरह से समझ सकें। क्या है इस वाक्य में, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम। आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसमें, एम एक वर्ब है और आई एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। वर्किंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब। हार्ड क्या है, एक एडवर्ब है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। और एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है समझिए कि आई एम वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम। तो इस वाक्य में भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, फिर आई एम वर्किंग, ये दोनों वर्ब ही है। एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और दूसरा मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ लगी है या फोर्थ फॉर्म इसे कहते हैं। इसके बाद हार्ड वर्ड जो आया है ये इस काम करने की विशेषता बता रहा, तो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता तो एडवर्ब है। फिर इसके बाद में फॉर आया है आपका प्रीपोजिशन शब्द जो यहाँ पे जोड़ रहा है एग्जाम वर्ड को, जो ऑब्जेक्ट का काम इस वाक्य में कर रहा है। इस एग्जाम ऑब्जेक्ट वर्ड को ये रिलेट कर रहा है किससे, आई से, यानी कि मैं एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं या मेहनत कर रहा हूं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये वाक्य भी नियमबद्ध ढंग से सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के मिलने से बना हुआ है। यानी कि ये भी वाक्य जो है ये भी एक तरह से नियमबद्ध ढंग से शब्दों को रखने पर तब इसका अर्थ निकल सका। इसके बाद हम तीसरे वाक्य को भी लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं कि क्या
ये भी उसी आधार पर है, उसी नियम पर आधार है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर कि नहीं, ताकि हम ग्रामर शब्द को सही ढंग से क्लियर कर सकें कि कैसे एक सही नियम के होने पर, एक सही नियम के होने पर हम वाक्य को बना सकते हैं या लिखते हैं। अब इस वाक्य में देखें, इस एग्जाम्पल में, दिनेश लव्स टू ईट द मैंगो, यानी दिनेश पसंद करता है, टू ईट मीन्स खाना, द मैंगो माने आम, यानी कि दिनेश आम खाना पसंद करता है। अब इस वाक्य में भी देखें, सेंटेंस में दिनेश क्या है, सब्जेक्ट है, लव्स क्या है, वर्ब है, टू ईट ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ड है, टू प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले है, तो ये इन्फिनिटिव होता है, एक शब्द है, इसको आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। द डिटर्मिनर और मैंगो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी नाउन है। दिनेश नाउन है, मैंगो नाउन है, लव्स क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, द डिटर्मिनर है, और टू ईट क्या है, इन्फिनिटिव है। अब हम इस फिर देखते हैं कि क्या ये वाक्य भी इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले रूल का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, दिनेश सब्जेक्ट आया, लव्स क्या है, वर्ब है, क्रिया, लव्स क्या है, वर्ब है, क्रिया है, टू ईट ये आपका इन्फिनिटिव है, द मैंगो यानी ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीन के तीनों वाक्य, जो तीन के तीनों एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, उन तीनों वाक्यों में इसी नियम का पालन किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये नियम, जो ये रूल हमें मिला, वो ग्रामर के अध्ययन से मिला, यानी कि व्याकरण के अध्ययन से मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामर लैंग्वेज का एक विज्ञान है, लैंग्वेज का एक विज्ञान है, इट इज अ साइंस ऑफ अ लैंग्वेज, ताकि हम किसी वाक्य को शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना या बोलना सीख सकें। और ये नियम हमें प्रदान करता है कि उस नियम के आधार पर अगर हम चलेंगे तो हमें सही और शुद्ध वाक्य मिलेगा। तो ये ग्रामर का डिफिनीशन हुआ, और किस तरह से ग्रामर के रूल वाक्यों को बनाने में हेल्प करते हैं या मदद करते हैं, वो आपने यहाँ देखा। और ये भी देखा कि किस तरह से एक ही नियम इन सभी वाक्यों में लगा हुआ है और सभी वाक्य अलग अलग ढंग से लिखे गए हैं। इसके बाद में अगला जो हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक है इसमें, वो है लेटर। तो ग्रामर का जो सबसे यूनिट है या लैंग्वेज का यूनिट होता है वो लेटर होता है, अक्षर होता है। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि लेटर होता क्या है। लेटर हम लोग लिखते हैं कि ABCD ये सब लेटर्स हैं, तो उसी यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में ABCD लेटर्स होते हैं, हिंदी में A होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, अ लेटर क्या आखिर होता है, इसको डिफाइन किया गया है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है, और इसके साथ में क्या, एक सिंबॉलिक फॉर्म में होता है। और वैसे अगर हम कहें तो जो लेटर होता है वो किसी पार्टिकुलर साउंड का सिंबॉलिक फॉर्म होता है, यानी कि जो लेटर होता है वो किसी एक विशेष ध्वनि का प्रतीकात्मक रूप होता है, सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें, आ या ए बोलते हैं तो हम ये लिखते हैं इंग्लिश में, बा या बी बोलते हैं तो ये लिखते हैं, ये सिंबल का यूज करते हैं। जा या जे अगर हम बोलते हैं तो ये सिंबल का हम यूज करते हैं। सी का प्रयोग अगर हम करते हैं, यानी या सी का शब्द हम अगर बोलते हैं, सी साउंड अगर हम निकालते हैं तो ये
ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। अगर हम डी साउंड निकालते हैं या डा साउंड निकालते हैं तो हम ये वाला सिंबल लिखते हैं इंग्लिश में। और अगर हम पा या पी साउंड निकालते हैं तो उस साउंड के लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है। अगर का या के साउंड निकालते हैं तो उसके लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। और अगर हम टा या टी साउंड निकालते हैं तो इस सिंबल का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो लेटर होता है वो किसी पार्टिकुलर साउंड का सिंबॉलिक फॉर्म है, प्रतीकात्मक रूप है। उसको यानी किसी साउंड को एक चिन्ह के रूप में बना दिया गया और यही लेटर कहलाया, और इसे ही हम किसी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। अब हम लेटर के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो लेटर क्या होता है? लेटर जो होते हैं इंग्लिश में वो 26 लेटर से मिलकर बनता है। यानी कि इंग्लिश के जो सारे लेटर्स हैं वो 26 लेटर्स में बटे हुए हैं। 26 लेटर आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें इन 26 लेटर के ग्रुप को इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द ग्रुप ऑफ ऑल दीज 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, और इन्हीं 26 अक्षरों के ग्रुप को ही अल्फाबेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो अगर हम कैपिटल फॉर्म हो तो उसमें ऐसे लिखते हैं ABCD से लेकर Z तक। ये आपका कैपिटल लेटर का सिंबल है इंग्लिश के लेटर्स का। दूसरा ये ABCDE से लेकर के Z तक ये स्मॉल लेटर का सिंबल है इंग्लिश लैंग्वेज के। फिर हम आते हैं कि आखिरकार ये इंग्लिश जो अल्फाबेट है उनको भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? 26 लेटर्स, चूंकि जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं, अभी ऊपर बताया इंग्लिश अल्फाबेट में। और इन 26 लेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला वॉवेल जो 5 लेटर्स का यानी 5 लेटर्स का ग्रुप होता है, और दूसरा इसका जो हिस्सा है इन 26 लेटर्स का वो है कॉन्सोनेंट। ये 21 लेटर्स का एक ग्रुप होता है। तो इस तरह से 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट मिलाकर के 26 इंग्लिश लेटर्स बनाते हैं, जो इन ग्रुप में यानी कि समूह के रूप में इंग्लिश अल्फाबेट कहलाते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला कहलाते हैं। इन 5 लेटर्स में जो वॉवेल्स हैं उनमें आपका आता है AEIOU आता है। ये 5 लेटर्स आपके वॉवेल्स कहलाते हैं, जिनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। और इन्हीं लेटर्स से ही मात्राओं का निर्माण होता है इंग्लिश में। फिर आते हैं दूसरा जो पार्ट इसका है वो है कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट जो पार्ट है 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का, वो है BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ। तो ये 21 लेटर 21 लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और ये जो 5 लेटर्स हैं वो वॉवेल्स कहलाते हैं। और ये जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हैं, इन्हीं के ग्रुप को या इन्हीं के करेक्ट यूज को या इनके करेक्ट यूज ऑफ ग्रुप को इनके जो होता है इन अक्षरों के, उन्हीं से शब्दों का निर्माण होता है। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश ग्रामर में जो केवल कॉन्सोनेंट से ही बना हो लगभग से, और केवल वॉवेल से ही बना हो। यानी कि इन दोनों का अधिकतर जो शब्द आपको मिलेंगे इंग्लिश
डिक्शनरी में उनमें अधिकांशतया शब्द जो होंगे वो इन दोनों तरह के लेटर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा अगला जो टॉपिक है, इसमें वो वर्ड है। वर्ड के बारे में जानते हैं। जैसे हमने बताया लेटर्स यानी कि सबसे छोटा यूनिट होता है। तो इसके बाद में आता है वर्ड। वर्ड एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसके द्वारा एक अच्छी या सही मीनिंग या अर्थ निकलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो लेटर्स का ग्रुप होता है। दैट हैज सम स्पेशल मीनिंग इटसेल्फ, जिसका अपने खुद में एक स्पेशल विशेष मीनिंग होता है, अर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज सम स्पेशल मीनिंग इन इटसेल्फ, यानी कि शब्द लेटर्स का यानी कि अक्षरों का एक समूह होता है जो अपना एक विशेष अर्थ रखता है, यानी कि जिसका अपना एक विशेष अर्थ निकलता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स सेंस, यानी कि वर्ड जो है वो कई अक्षरों का समूह होता है जो एक अर्थ प्रदान करता है, सेंस प्रदान करता है। तो ये वर्ड क्या हुआ? इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए मैंने इसको शुरू किया है काफी डिमांड के बाद में। तो अब हम देखते हैं क्या है इसमें। एप्पल, एप्पल वर्ड लेते हैं, सिंपल वर्ड सभी जानते हैं एप्पल। एप्पल ये भी क्या है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इस पूरे वर्ड में देखिए एप्पल में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स यूज किए गए हैं। और इन 5 लेटर को ऐसे यूज किया गया है, ऐसे इनको क्रम से लगाया गया है इस शब्द में कि इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है। तो कौन कौन से लेटर्स हैं? ए, पी, पी, एल, ई, यानी कि 5 लेटर्स को जब हम जोड़ते हैं, एक ग्रुप में लाते हैं और सही ढंग से ग्रुप में लाते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, एक नया शब्द बनता है जो एप्पल कहलाता है। और इसका एक मीनिंग होता है, एप्पल मीन्स सेब। इन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सेब कहते हैं। फिर दूसरा वर्ड लेते हैं बॉल। अब ये बॉल क्या है? बॉल भी एक वर्ड है। इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इन करेक्ट फॉर्म दैट मेक्स अ सेंस और दैट गिव्स अ स्पेशल मीनिंग। तो इस तरह से जो बॉल वर्ड है, बॉल वर्ड, ये भी क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। 4 लेटर्स का ग्रुप है, BALL, यानी कि बॉल यानी गेंद, इसका अर्थ होता है। फिर आते हैं तीसरा एग्जाम्पल हमारा, वो है कार। कार क्या है? कार 3 अक्षरों का समूह है। कार इज अ ग्रुप ऑफ द 3 लेटर्स, CAR। और इसकी मीनिंग क्या होती है? कार जो हम चलाते हैं, गाड़ियां जो है, ठीक है, चौपहिया, उन्हें कार कहा जाता है। एक स्पेशल मॉडल होता है उसका अपना। इसके बाद में 5वां जो एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है वो एलिफेंट का। हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है ताकि छोटे से छोटा और कम नॉलेज वाला आदमी भी इसको अच्छी तरह से समझ सके। एलिफेंट सभी जानते हैं, हाथी को कहते हैं। तो एलिफेंट क्या है? ये वर्ड कितने? ये वर्ड है पूरा 8 अक्षरों का समूह है, ELEPHANT, यानी कि एलिफेंट। और इन अक्षरों को इस तरह से यहाँ इसमें सेट किया गया है ताकि इसका एक सही अर्थ निकले। तो ये जो 8 लेटर्स का ग्रुप है, ये आपका एलिफेंट वर्ड है। और एलिफेंट वर्ड का मतलब होता है हाथी। तो इस तरह से जब इसका एक संपूर्ण जो समूह है इन अक्षरों का, इसका जब मीनिंग निकला तो ये वर्ड कहलाया। हम हर एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि हर ग्रुप वर्ड नहीं बन सकता।
ये भी एक तरह का विज्ञान ही है। ग्रामर का रूल है कि जब हम लेटर्स को सही ढंग से उपयोग करते हैं, इनका ग्रुप बनाते हैं और उसकी जब मीनिंग निकलने लगती है तो वो कहलाता है आपका वर्ड। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल, यानी मैं सोचता हूँ कि ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा, बहुत ही सहायक होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।